आपका विदेश मंत्री कहाँ है, आपका विदेश सेक्रेटरी कहाँ है? जाके डील आप करोगे तो ऊपर का जो मलिदा होगा, जो पहले अंबानी को दिया था, अब किसको दिया? अभी आएगा धीरे धीरे आगे कि राफेल की जो डील हो गई उसमें मलिदा किसको मिला, कमीशन किसको मिला, कितना कमीशन हुआ। आपको फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार मिल गया। कैसे मिल गया? कितनी कीमत में खरीदा मोदी जी? मेरा ये कहना है, मेरा एक दोस्त बोल रहा था, क्या आप यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हो? मैं बोला कैसे होगा, इसका ड्राफ्ट है आपके पास? क्या हवा में जूते फटकारने जैसी बात करा रहे हैं हमसे? भाई आप ड्राफ्ट तो बताओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? ये अगर होगा कि मणिपुर का जो कुछ हो रहा है दंगा, मणिपुर के जो लोग मारे जा रहे हैं वो ईसाई है करके मारे जा रहे हैं क्योंकि वहां हिंदू राष्ट्र चाहिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। नागालैंड की सारी सिविल सोसाइटी ने बोल दिया कि अगर हमारे यहाँ यूनिफाइड सिविल कोड अगर आएगा और हिंदू राष्ट्र की अगर बात करोगे तो हमारे यहाँ 68 MLA है, सबके घर जला देंगे और यहाँ से भगा देंगे। मतलब डेमोक्रेसी का कोई नामो निशान हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं चाहते हैं। झारखंड के आदिवासी भी यही बोल रहे हैं, हर जगह के आदिवासी यही बोल रहे हैं। मुस्लिम तो टारगेट है इसमें। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिमों को क्या आपत्ति है? वैसे भी अभी कल एक महिला मेरे से डिस्कशन कर रही थी, नागपुर की थी, उनका मैका था सुल्तानपुर। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज एक बार फिर अविनाश काकड़े जी से हम बात कर रहे हैं। पिछले 2-1 हफ्ते से वो कुछ मसरूफ थे, उनसे बात नहीं हो सकी थी। आज हमने उनसे रिक्वेस्ट की है और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। क्या कुछ देश में हो रहा है, खास तौर पर उस पर बात करते हैं। और जो संघ परिवार बीजेपी जिस तरह से देश को लगातार नुकसान पहुंचा रही है, उसकी तरफ तवज्जो दिलाते रहते हैं। आज अविनाश काकड़े जी से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि जो बेंगलोर में, पटना के बाद बेंगलोर में जो मीटिंग आज हो रही है अपोजिशन पार्टियों की, खास तौर पर कर्नाटक के इलेक्शन के बाद, बीजेपी के हारने के बाद अपोजिशन में जो एक ताकत आई है, एक मजबूती आई है और बहुत सी पार्टियां एक साथ हैं। उसमें अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये भी वहां पहुंच रहे हैं। तो ये एक तरह से तैयारी चल रही है 2024 के इलेक्शन की। और उससे पहले भी जो राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं उस पर ये जरूर चर्चा होगी और इस पर बात आगे बढ़ने के इम्कान है, चांसेस हैं। उस पर हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो फ्रांस का दौरा है, उसमें रफाल पे क्या कुछ हुआ। आपको याद होगा, रफाल पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जब पहले गए थे, रफाल खरीदा जा रहा था तो उसमें नींबू और हरी मिर्च वो सब करके आए थे। क्या अब क्या कुछ है रफाल का सौदा, इस पे हम बात करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये असल में कहानी क्या है, क्यों इस वक्त छेड़ा गया है? क्या ये हिंदू राष्ट्र की तैयारी का हिस्सा है? क्या ये तैयारी ठीक से हो भी पाई है? क्या खुद हिंदू उसके लिए तैयार हैं? इस पर हम बात करेंगे। और आजकल कावड़ी ये जो हैं वो निकले हुए हैं अपने कांवड़ के साथ पूजा अर्चना करने के लिए। हमारे यहाँ तो वेस्ट उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में इसके आसपास कुछ ज्यादा ये एक्टिविटी नजर आती है। कई जगहों पर सड़कें रोक दी जाती हैं। उसमें मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कांवड़ियों को? वो अपनी आस्था के साथ चलते हैं, बहुत लंबी दूरी तक पैदल चलते हैं। ये बहरहाल उनकी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन इसमें क्या कुछ मेडिकल इश्यूज भी आते हैं कांवड़ियों को, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और चीजें भी होंगी जिस पर हमारी बात होगी। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि बेंगलोर में क्या कुछ होने वाला है, ये अपोजिशन पार्टियां वहां क्या कुछ किस हद तक आगे बढ़ सकती हैं? क्योंकि अब से पहले ऐसी इंफॉर्मेशन आई है कि शायद 300 या 350 सीटों पर
1-1 इलेक्शन होने वाला है, यानी एक तरफ बीजेपी का उम्मीदवार होगा और एक तरफ अपोजिशन एक साथ मिलकर के एक उम्मीदवार खड़ा करेगी। क्या कुछ होने वाला बेंगलोर में, आपको क्या लगता है? देखो, मोदी जी हड़बड़ाहट में है, उनके चाणक्य हथियार टूट चुके हैं। ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। ईडी का ये आदमी क्यों बार बार चाहिए, इसके लिए आदेश आ चुका है। तो चारों तरफ से घिरती हुई सरकार जो है, उस पे एक और प्रहार होने जा रहा है जो बेंगलोर में हो रहा है। उसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहन जी भी इन्वॉल्व हो सकती है और अरविंद केजरीवाल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो पाटना की मीटिंग से गुस्सा होकर बाहर निकल गए थे। उनका ये जो कहना था कि दिल्ली में जो ये लाया, स्पेशल ऑर्डर लाया गवर्नमेंट ने, उसमें अगर राज्यसभा में विरोध किया, ऑर्डिनेंस का अगर राज्यसभा में विरोध किया तो वो पास नहीं होगा और डेमोक्रेसी बची रहेगी। इसमें कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है, तो कांग्रेस ने वो मीटिंग कर लिया और कांग्रेस ने बोल दिया है कि हम इसका ऑर्डिनेंस का विरोध करते हैं। तो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में विरोध हो जाएगा तो ये पास नहीं होगा। मोदी जी को वहां मुंह की खानी पड़ेगी। अगर राज्यसभा में वो बिल गिर जाता है तो मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि राज्यसभा में अभी भी बहुमत नहीं है। तो ये एक बात विरोधी अपोजिशन के लिए बहुत अच्छी हुई है। वैसा बहन जी भी उनके भय से बाहर निकल रही है। वैसे सारे लोग भय से बाहर निकल रहे हैं, कोई वही निकल रही है बहन जी वगैरह नहीं, सारे लोग भय से बाहर निकल गए। मगर कुछ लोग अभी भी भय में हैं, वो भयभीत करना चाहते हैं और भयभीत करके लोगों को दबाना चाहते हैं। इस डेमोक्रेसी को जिस तरीके से वो जिस मोड़ में ले जाना चाहते हैं, उसका उपयोग, उसके लिए उपयोग वो पुलिस महकमे का, ईडी का, सीबीआई का, सबका उपयोग कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब बेंगलोर में इकट्ठा हो गया और ये इन्होंने 350 सीटों पर तय किया है कि हम 1-1 फाइट करेंगे, तो मोदी जी की सीटें आएगी 150 से 200 और उस वक्त मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तो ईडी, सीबीआई वगैरह अभी से आंखें दिखाने लग गई है। आज के तारीख में जो ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन वगैरह वगैरह, ये जो ए टीम है, मतलब बीजेपी की ए टीम है। बी टीम कौन है? तो मुसंगी है, सुसंगी है, बुसंगी है, कुसंगी है, बी टीम है, जो सब उनको जिताने का प्रयास करते हैं। मगर जनता का आक्रोश जो बढ़ रहा है, जन आक्रोश जो है, वो जन आक्रोश रोजगार को लेकर है, महंगाई को लेकर है, अव्यवस्था को लेकर है, कुप्रबंधन को लेकर है, महिलाओं के अपमान को लेकर है, खिलाड़ियों के अपमान को लेकर है। हर बात के लिए जनता का आक्रोश फट पड़ रही है। जनता जगह जगह आपने देखा होगा कि जनता फट पड़ती है। आपने देखा होगा आपकी दिल्ली पूरी की पूरी पानी में डूबी हुई है। अब वो हरियाणा के लोग आके कि हम पे आरोप कर रहे हैं, हमको प्रत्यारोप कर रहे हैं। भाई, दिल्ली में बारिश नहीं हुई, आपने अनकंट्रोल्ड पानी ऊपर से छोड़ दिया, तो दिल्ली पूरी राजघाट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक पानी पहुंच गया। कोई ना कोई तो जिम्मेवार होगा ना इसके लिए। दिल्ली तो पूरी जिम्मेदार नहीं हो सकती ना, कि दिल्ली के पास में ना तो कोई बांध है, ना फ्लड कंट्रोल का कोई मोमेंट है उनके पास में, ना कोई उनके पास में उपाय है। वहां बांध नहीं बना सकते वो, तो बैरेज भी नहीं बना सकते दिल्ली वाले। बड़े बैरेज अगर बनाना है तो नहीं बना सकते। ऐसे इसमें ऊपर से आपने, चाइना ने पानी छोड़ा, जब ब्रह्मपुत्र में पानी आता है तो आप चाइना को ब्लेम करते हो, तो दिल्ली वाले भी तो किसी को ब्लेम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये डेमोक्रेसी में ये चीजें जो है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए जो हो रही है। और इसके लिए सारी विरोधी पार्टियां इकट्ठा हो रही है, जिससे मोदी जी और शाह जी घबराए हुए हैं। अब अच्छा, ये घबराहट जो है, देखिए, मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि शायद वो ठीक हो सकता है कुछ लोग उसे गलत समझें। जिस तरह से राहुल गांधी किसानों के साथ जाकर के मिल रहे हैं, किसान जो मजदूर खेतों में काम कर रहे हैं उनसे जाकर के मिल रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, उनकी समस्याएं पूछ रहे हैं। और अब ऐसी कुछ अंदर से खबरें हैं कि दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। हो सकता है कि वो आगे पीछे कुछ हो, या लेकिन ऐसी कुछ प्लानिंग है, ऐसी कुछ खबरें हैं। और मैं एक बात कहता हूं, मैं किसी पार्टी के समर्थन में या मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मैंने कम से कम पिछले 40 साल में अपनी पत्रकारिता में किसी एक लीडर को भी 4,000 4,500 किलोमीटर पैदल चलते हुए नहीं देखा। इतनी बड़ी यात्रा महात्मा गांधी की भी, वो सिंबॉलिक कई यात्राएं थी वो अपनी जगह, लेकिन आज के जमाने में वो एक लगता है कि वो एक ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हालत में आपको अब क्या लगता है कि अपोजिशन का इत्तेहाद, यूनिटी, एकता कामयाब हो रही है, कामयाब होने की तरफ बढ़ रही है?
देखो, उससे राहुल जी की कुछ क्रेडिबिलिटी तो बढ़ी है वो यात्रा से। अगर पूछूं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों ने स्वागत किया था, कितने लोग पैदल चले थे, कितने लोग उनके सहयोग में आए थे, कितने एनजीओ आए थे, उसका डाटा उनके पास नहीं होगा। हाँ। डाटा का जमाना है, ये जमाना डाटा का है। किसने किस तरीके से समर्थन दिया था, किसने किस तरीके से उनको सपोर्ट किया था, कौन आदमी क्या इश्यू बोला, इसका कोई डाटा अगर आपके पास नहीं होगा तो ये बूथ कमेटी बनाने वाले या पन्ना प्रमुख बनाने वाले लोगों के साथ में आप विरोध करके उनको पराजित कर दोगे, ये सपना होगा, ख्वाब होगा ये। मैं कोई यानी इसमें नहीं हूँ, मुगालत में नहीं रहता हूँ, मैं ख्वाब में नहीं रहता हूँ। आपको अगर हराना पड़ेगा तो जो जो उनके विरोध में हो गया, उस वोटर को आपको बूथ तक पहुंचाने वाला मैकेनिज्म आपके पास नहीं है। आपने आपने आपके वर्कर को प्रोग्राम देने की जगह खुद के लिए प्रोग्राम ले लिया है। आपके जो आसपास के कॉकस है, कोटरी है, वो जनता को प्रोग्राम देने की बजाय, आपके वर्कर को प्रोग्राम देने की बजाय आपको प्रोग्राम दे देते हैं, मतलब राहुल गांधी को प्रोग्राम दे देते हैं और राहुल गांधी उसमें व्यस्त हो जाते हैं। ये पार्टी बनाने की निशानी नहीं। 20 साल हो गए राजनीति में, अब ये इवेंट करने का मौसम और मौका नहीं था। खेत में गए, पंचर के दुकान में गए, मैकेनिक के दुकान में गए और कहीं गए, ये फोटो सेशन करने का फिर आप मोदी जी को बोलने का क्या अधिकार है कि ध्यान करते वक्त कैमरा ले जाते, माँ को गले मिलते वक्त कैमरा ले जाते, माँ के पैर दबाते वक्त कैमरा ले जाते, ये बोलने का अधिकार आपको भी नहीं है। आप भी वही काम कर रहे जो मोदी जी कर रहे। और मोदी जी इतने बड़े हो गए आइकॉन फोटो सेशन में, फोटो जी भी मोदी जी बड़े हैं या राहुल गांधी बड़े हैं, ये सवाल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आप जो बहरहाल ये देना चाहते। हम्म। अच्छा अच्छा, अब मैं चलता हूं दूसरे इशू की तरफ। हमें उम्मीद है कि देश के भले के लिए कुछ होगा, जो भी कुछ हो, बेंगलोर में हो, चाहे पटना में हो या दिल्ली में हो, लेकिन देश के भले के लिए कुछ हो जाए, ये सब आपको एक बात त्राही बता देता हूँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब तक कांग्रेस के साथ में कम्युनिस्ट पार्टियां थी, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे थे, उसी जमाने में मनरेगा हुआ था, उसी जमाने में राइट टू इंफॉर्मेशन हुआ था, उसी जमाने में राइट टू एजुकेशन हुआ था। जब कोई नियंत्रण होता है, सरकार पर भी नियंत्रण होता है सहयोगी का, तो वो अच्छे निर्णय लेती है। मगर जैसा ही अनियंत्रित हो जाता है, इनको पूर्ण बहुमत मिल जाता है, तो इतने अनियंत्रित हो जाती है सरकारें कि वो किसी का सुनना अच्छा नहीं समझती, मुनासिब भी नहीं समझती, किसी का नहीं सुनते। आज मोदी जी अपने सहयोगी का नहीं सुनते, तो सहयोगी पार्टियों का कैसे सुनेंगे। उनके मिनिस्ट्री में अश्विनी वैष्णव, ये रेल मंत्री था, उड़ीसा की दुर्घटना हुई जब पता चला ना सब देश को, नहीं तो जब तक वंदे मातरम को झंडी कौन दिखा रहा था। वो चाहे हरी झंडी होगी, भाई रेल आप कोई भी भगवी चला लो, लाल चला लो, झंडी तो हरी दिखानी पड़ेगी ना। वो हरी झंडी लेके मोदी जी चल रहे थे, तो हर एक वंदे मातरम को झंडा यही बता रहे थे जाके। अश्विनी वैष्णव कहाँ थे? विदेश में, फ्रांस में जाके सौदा कर रही है। डिफेंस मिनिस्टर कहाँ है आपका? आपका विदेश मंत्री कहाँ है? आपका विदेश सेक्रेटरी कहाँ है? जाके डील आप करोगे तो ऊपर का जो मलिदा होगा, जो पहले अंबानी को दिया था, अब किसको दिया? अभी आएगा धीरे धीरे आगे कि राफेल की जो डील हो गई उसमें मलिदा किसको मिला, कमीशन किसको मिला, कितना कमीशन हुआ। आपको फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार मिल गया। कैसे मिल गया? कितनी कीमत में खरीदा मोदी जी? अच्छा अविनाश जी, आपने हरी झंडी का जिक्र किया, मुझे याद आ रहा है, मैंने एक वीडियो देखी एक दिल्ली के बीजेपी नेता की। उसने कहा, अपने बड़े पर्सनल किस्म का इंटरव्यू था, जो जैसे ऑफ द रिकॉर्ड किस्म का जो इंटरव्यू होता है। उसने कहा कि साहब मैंने इत्तेफाक से क्रोमा लगवाया अपने यहाँ स्टूडियो बनवाने के लिए, और उसमें वो हरे रंग का वो था, और मैंने उसकी वो फोटो छपवा दी, उस पर चली गई फेसबुक पर। तो मेरे बीजेपी के लोग कहने लगे तो आप भी हरे रंग में चले गए। तो ये बड़ी अजीब बात होती है कि हरे रंग से कहां कहां बचा जाए। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि उससे एक धर्म को जोड़ करके देखा जाता है। ये ऐसा कुछ नहीं है। कोई हरी सब्जियां खाना बंद करना पड़ेगा, इनको हरी सब्जियां खाना बंद करना पड़ेगा, इनको सफेद दूध और दही और मक्खन और घी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सफेद ईसाइयों का है, हरी सब्जियां इस्लाम की है, मुसलमान की है, तो इनको सबको मांस खाना पड़ेगा। और बकरे पूरे नहीं पड़ेंगे तो मांस और भैंस का मांस खाना पड़ेगा। चलिए, अब मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूं। हाँ, जो मैं एक बात कह रहा था, वो जो आपने कहा कि वो मलीदा किसने खाया, मैं ये कह रहा था कि पत्रकारिता में हम ये अब तक जो समझा है, प्रैक्टिकल किताबों में जो भी कुछ हो, पॉलिटिकल साइंस में वो अपनी जगह,
लेकिन जो आदमी इलेक्शन लड़ता है करोड़ों रुपया खर्च करके, वो उसके बैक ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं होता है कि मैं कोई मंत्री बनूंगा या एमपी बनूंगा या एमएलए बनूंगा, तो इससे मैं पैसे कमाऊंगा, उसमें जवाब मेरे वापस निकल आएंगे। अब उसमें हुआ ये कि मोदी जी ने अपनी सरकार आने के बाद ऐसी मीडिया रिपोर्टें कही आई कि सारी मिनिस्ट्रियों के बड़े फैसले पीएमओ के अंदर होंगे, और पीएमओ में गुजरात के कुछ ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, वो फैसले करेंगे। यानी बड़े फैसलों के बदले में जो कुछ पैसा जहां से कहीं से आता है, जो मैं समझ पा रहा हूं, उस पूरे सिस्टम को समझते हुए पैसा भी सारा वहीं आएगा। बहरहाल हमारे पास कोई सबूत नहीं है, उसका हम वो नहीं कर सकते, लेकिन बजाहिर ऐसा महसूस होता है। अब ये बताइए कि सबूत आए थे, देखो 36 रफेल खरीदे थे, उस वक्त कितनी कीमत हमारी थी और कितनी कीमत इन्होंने दिया। पूर्ववर्ती सरकारों ने कितने में तय किया था? 735-36 करोड़ में तय किया था, इन्होंने कितना करोड़ में खरीदा? करीबन करीबन दुगने में खरीदा। उसमें क्या ज्यादा इक्विपमेंट लग के आए सिक्योरिटी हिसाब से इन्होंने नहीं बताए, मगर वही इक्विपमेंट लग के बाकी देशों को जो बेचा गया वो भी हमारी पुरानी कीमत में बेचा गया। तो ये मामला ही गजब है। इसमें पार्लियामेंट्री कमेटी सेट करने की बात हुई, नहीं हुई, सबको अपना मिला लिया, पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनी, कोर्ट तो सुनने को तैयार नहीं है, आपको सब पता है। अरे तो ऐसे कंडीशन चीफ जस्टिस गोगोई ने इसको सब कुछ ठीक बता दिया और वो एमपी बन गए राज्यसभा के। यानी इतनी छोटी कीमत पर देश में बड़े घोटाले पर पर्दा डाल करके वो आगे बढ़ गए। देखिए देश जो है उसकी 26 रफेल खरीदा अभी एयर इसके लिए अपना जो ये है नेवी के लिए 26 रफेल खरीदा, तुरंत मोदी जी को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार मिल रही है। वो पुरस्कार भी अगर व्यापारिक फायदे दिलाने के लिए मिलता होगा, देखो ऐसा कुछ तो विशेष हुआ नहीं है। आपने सौदा किया और आपको पुरस्कार मिल गया। तो हमारे यहाँ दिल्ली में जो पुरस्कार मिलते रहे, वन मित्र, सर्प मित्र, फलाने मित्र, ये मित्र, उन्हीं के पैसे इकट्ठा करके उन्हीं को पुरस्कार देते, और दिल्ली में प्रोग्राम है मानव अधिकार, क्या क्या संगठन बने हुए उसके पुरस्कार। तो क्या आजकल सारे देशों के भी पुरस्कार ऐसे ही हो गए क्या? या आप धंधा दे दो, आप पुरस्कार ले लो। उनको सऊदी अरब से भी पुरस्कार मिला। खैरियत ये है कि पाकिस्तान से पुरस्कार नहीं मिला उनको। ये देखिए ये बहुत ही अफगानिस्तान तो पुरस्कार दे ही रहा है, तालिबान पुरस्कार दे रहा है, वो पाकिस्तान के ऊपर तुल पड़ा है क्योंकि उन्होंने 10 लाख टन गंदुम बेचा है उनको भेंट स्वरूप दे दिया, तो पुरस्कार मिल जाएगा अफगानिस्तान का, आप चिंता मत करो। अच्छा अब मैं चलता हूं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें क्या कुछ है इस वक्त ये लाने का? देखिए बुनियादी बात एक है, अब से पहले जो बीजेपी ने कुछ इलेक्शन लड़े, हमें याद है जब गुजरात का इलेक्शन था तो मैनिफेस्टो में ये वादा किया गया था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी बनाएंगे। ये नहीं वादा किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे। इसी तरह से और भी एक दो स्टेट्स में इस तरह की बातें की थी। चूंकि स्टेट का ये इशू ही नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। अब भी उत्तराखंड से एक ड्राफ्ट आ गया, जैसा कि कुछ मीडिया में कुछ आया, पूरा ड्राफ्ट अभी तक भी पब्लिक के सामने नहीं है। ऐसे वक्त में जबकि खुद होम मिनिस्टर से ने ये कह दिया कि हम क्रिश्चियंस को और आदिवासियों को उसमें नहीं रखेंगे, बीजेपी के एक लीडर सुशील मोदी ने कह दिया कि आदिवासी उसमें नहीं रह सकते, तो फिर ये यूनिफॉर्म कहां रहेगा? फिर तो अगर आप कुछ जातियों को या कम्युनिटीज को उससे अलग कर देंगे तो यूनिफॉर्म का मीनिंग कहां रह गए? देखो आपको एक बात बता देता हूं, यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ तो है ही हमारे देश में, यूनिफॉर्म सिविल लॉ भी है, खाली यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ नहीं है। और पर्सनल लॉ की हमारे देश के संविधान ने घोषणा की है कि किसी के व्यक्तिगत धर्म पर, व्यक्तिगत आचरण पर, व्यक्तिगत उसके पूजा उपासना पर, उसकी पद्धति पर हम कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे या उसके ऊपर कोई नकेल नहीं कसेंगे। मेरा ये कहना है, मेरे को मेरा एक दोस्त बोल रहा था क्या आप यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हो? मैं बोला कैसे होगा, इसका ड्राफ्ट है आपके पास? ये हवा में जूते फटकारने जैसी बात करा रहे हमसे। भाई आप ड्राफ्ट तो बताओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? ये अगर होगा कि मणिपुर का जो कुछ हो रहा है दंगा, मणिपुर के जो लोग मारे जा रहे हैं वो ईसाई है करके मारे जा रहे हैं क्योंकि वहां हिंदू राष्ट्र चाहिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है?
नागालैंड की सारी सिविल सोसाइटी ने बोल दिया कि अगर हमारे यहाँ यूनिफाइड सिविल कोड अगर आएगा और हिंदू राष्ट्र की अगर बात करोगे तो हमारे यहाँ 68 एमएलए है, सबके घर जला देंगे और यहाँ से भगा देंगे। मतलब डेमोक्रेसी का कोई नामो निशान हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं चाहते हैं। झारखंड के आदिवासी भी यही बोल रहे हैं, हर जगह के आदिवासी यही बोल रहे हैं। मुस्लिम तो टारगेट है इसमें। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिमों को क्या आपत्ति है? वैसे भी अभी कल एक महिला मेरे से डिस्कशन कर रही थी, नागपुर की थी, उनका मायका था सुल्तानपुर, तो वो भी मुझे समझा रही थी, हालांकि वो सेकुलर पार्टी को बिलोंग करती थी, और वो समझा रही थी कि आपको नहीं लगता, बोले मुसलमानों की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, इतने बच्चे पैदा करते हैं, ये करते हैं। तो मैंने उसको जस्ट ऐसे ही पूछ लिया कि आप कितने भाई बहन हो? तो बोले हम 7 बहनें और 4 भाई है। तो मैं बोला आपका क्या है? इतना ही है कि मुस्लिम एक जनरेशन पीछे है हमसे। भाई हमने अभी भी कंट्रोल कर दिया, अभी आपको एक लड़का और एक लड़की है, मुस्लिम अगले जनरेशन में वो भी उतने ही आ जाएंगे। और मैं आसपास तो नहीं देखता हूँ कि किसी मुसलमान को दूसरी बीवी है। अब भी बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की ऐसी है जो 1-2 बच्चे ही होते हैं। ये तो एक पब्लिसिटी इतनी जोरदार की हुई है कि 4 बीवियां और हर बीवी के 10-10 बच्चे, तो ये तो एक आरएसएस का अपना तरीका है। आपके लोग जवाब नहीं देते ढंग से, आपके लोग उस पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जवाब नहीं देते। आपने जब बैठे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में बैठे थे, वो गिनती के विरोध में बैठे थे, हरे झंडे लेके बैठे थे। आप लड़ रहे थे आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए लड़ रहे थे। आपके पास तो सारे डॉक्यूमेंट थे, मगर आप ध्यान नहीं देते। ये सब झंझट में जो उपद्रव हो जाते हैं ना, ये उपद्रव देश को और समाज को बांटने का काम करते हैं, और बांटने से जो लोग जीतते हो तो वो काम करेंगे ही करेंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप जो बता रहे थे उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ, आपको पूरी गिनती बता देता हूं मैं, कि हमारे यहाँ 12वीं शताब्दी में हेमाद्रि पंडित करके थे, जो यादव साम्राज्य था उसमें पंडित करके थे। तो हेमाद्रि पंडित ने हमारे यहाँ एक चातुर्वर्ण चिंतामणि नाम का एक ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ में बता दिया कि आपको परलोक सुधारना है और सिधारना है, आपको पुण्य प्राप्ति करनी है, तो आपको साल में 3600 व्रत वैकल्य करना पड़ेगा। जैसे आप रोजा करते हो वैसे 3600 व्रत करना पड़ेगा एक साल में, मतलब 9 रोज 9। अब 24 घंटे में 12 घंटे तो सोने वोने में गुजर जाएंगे, 12 घंटे में 9 व्रत करना, तो काम धंधा क्या करेंगे? उसके विरोध में विद्रोह शुरू हो गया, क्योंकि ये व्रत करके आपको काम धंधे से लगा देते हैं, प्रोडक्टिव वर्क बंद हो गए, यही वर्क शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही वर्क शुरू हो जाते हैं। तो इसके विरोध में हमारे यहाँ 3 क्रांतियां हुई। बसवन्ना का लिंगायत क्रांति हुई, महानुभाव संप्रदाय की चक्रधर स्वामी की क्रांति हुई, और भागवत धर्म की हमारे यहाँ जिसको वारकरी संप्रदाय बोलते हैं वो क्रांति हुई। तो उनका जो जोर था वो कम हो गया। मगर उस वक्त भी आपको बता देता हूं कि ये जो रिफॉर्म कर रहे थे लोग, इनको मुसलमानों ने तकलीफ नहीं दिया, मुसलमान सुल्तानों ने तकलीफ नहीं दिया, मुसलमान के किसी राजा और सरदार ने तकलीफ नहीं दिया, जितनी तकलीफ ये नारंगियों के पुश्तों ने दिया है। अब बात को गंभीरता से समझो। ये सालो मालो और इनके जो पुरखे थे, ये ब्राह्मणी व्यवस्था के जो सपोर्टर लोग थे, उन्होंने हमारे संतों को तकलीफ दिया, उन्होंने हमारे महात्माओं को तकलीफ दिया, उन्होंने हमारे समाज सुधारकों को तकलीफ दिया, और हम लोग शांत बैठे रहे। उसका कारण है कि हम भयभीत है, धर्म के नाम से हम भयभीत है, भगवान के नाम से भयभीत है, प्रतिष्ठा के नाम पर भयभीत है। तो ये भयभीत होने के कारण वो आपको भयग्रसित करते हैं और आपका शोषण कर लेते हैं। दूसरा, हमारे एक पेशवाई आई, पेशवाई में तो धर्म लोलुपता इतनी बढ़ गई थी कि उस वक्त ब्राह्मण धर्म का जो लेख था, आलेख था, मतलब वो चार्ट बनाते ना, लेख, वो इतना चढ़ रहा था कि मेरू पर्वत जो मुझे अभी पता चला कि मेरू पर्वत तो उधर है, मतलब थाईलैंड मलेशिया उधर है, वो पृथ्वी का मध्य है। कहां से गिना था मुझे पता नहीं, एक राजवाड़े करके हमारे यहाँ इतिहास संशोधक आए थे ब्राह्मण, उन्होंने बता दिया कि मेरू पर्वत पृथ्वी का मध्य है। जैसा कुछ मुसलमान भी मक्का मदीना मध्य बताते, वैसे हमारे यहाँ भी ये चिंटू सब जगह है। तो उन्होंने मेरू पर्वत बीच में है, स्वर्ग का रास्ता हिमालय के माध्यम से जाता है, हिमालय से चढ़े तो स्वर्ग मिलता है। मुझे नहीं मालूम कहाँ, चाइना में मिलता है स्वर्ग, तिब्बत में मिलता है स्वर्ग, मुझे नहीं मालूम, अब तो हमको पता हो गया। देखिए उसमें मंगलवार को दाढ़ी बनाना,
मंगलवार को दाढ़ी बनाना और नहीं, मंगलवार को मटन खाना निषिद्ध है। उसमें सोच ये रही होगी कि पहाड़ चढ़ने से आदमी डरता है, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके पीछे बता दो ताकि ये लगे कि बहुत ही मुश्किल है। तो ये देखिए धर्म वाले लोग ये मुश्किलें हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर उस मुश्किलों के पीछे आपके दिमाग को नियंत्रित करने का जो उनका पूरा का पूरा ढांचा है कि मंगलवार को दाढ़ी बनाने से पाप होता है, कन्या को पढ़ाने से पापी हो जाता है आदमी, लड़के को पढ़ाने से ये हो जाता है, शूद्र अगर पढ़ लेता है तो धर्म डूब जाता है। ऐसा धर्म डूब जाए जो किसी के लिखाने पढ़ाने से, बच्चियों को स्वतंत्रता देने से, शिक्षा देने से अगर डूबता होगा, मंगलवार को दाढ़ी करने से अगर धर्म डूबता होगा। सारे दिन मटन खा सकते हो आप, मंगलवार शनिवार को या शुक्रवार को नहीं खा सकते क्योंकि धर्म डूब जाता है। और ये ज्ञान किसको ज्यादा है, वो ज्यादा धार्मिक है। ये पेशवाई में शुरू हुआ था ये फंडा पूरा, और उसके विरोध में फूले, शाहू, अंबेडकर, प्रबोधनकार ठाकरे और पेरियार जी टूट पड़े थे। अब वहीं पूरा हिंदुत्व का डिस्कोर्स चल रहा है, इसके विरोध में किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। नहीं आओगे तो उसके अंधकार में चली जाएगी, देश अंधकार में चला जाएगा। सुनिए, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उस सिलसिले में हमने कुछ जानकार लोगों से बात की। शमसुल इस्लाम साहब आरएसएस के अच्छे जानकार हैं, बहुत ही, शायद कुछ लोगों का कहना है कि आरएसएस के पास उनके बारे में इतने शायद डॉक्यूमेंट ना हो जितने उनके पास हैं। उन्होंने ये बताया कि मनुस्मृति में 8 किस्म की शादियां होती हैं जिनको शादी जायज बताया, सही बताया है, और उसमें उस हद तक है कि अगर कोई लड़की सोती हुई है उसको आप उठा करके अगर ले जाओ और उसके साथ भी जो चाहो कर लो और शादी उसकी भी जायज मान ली जाएगी। तो ये अब ये हिंदू राष्ट्र लाने से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या वो 8 शादियां मनुस्मृति वाली जायज मान ली जाएंगी? क्या 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 होगा? मतलब ये जो आप कह रहे हैं मसौदा लाओ, मसौदा तो उनके पास है। मुझे नहीं मालूम, मगर मैं तो एक ही बात पर बोलूंगा कि आपको 4 बीबियां नहीं करना चाहिए, 40 बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए। हम कुछ भी करें हमारे घर में, क्योंकि देश हमारा है ना। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है साहब। देखिए, लेकिन बहरहाल ये पर्सनल चीजें हैं, मैं धर्म के बारे में और ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अच्छा, अब मैं एक आखिरी जो मैं मेरे धर्म के बारे में तो बात कर सकता हूँ। मेरे धर्म में जो कुछ, क्योंकि आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ गाड़गे महाराज करके एक महाराज थे, बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं। उन्होंने कहा था कि जतरा में फतरा बिठाया पानी, दुनिया भई दीवानी, पैसे की दूधानी। वो बोल रहे हैं कि जतरा में फतरा के सिवाय और पानी में तीरथ बनाए के सिवाय और कुछ नहीं है। वहीं तुकाराम महाराज बोलते हैं कि वहां कुछ नहीं है, जो कुछ होगा वो सज्जन आदमी में है। भगवान अगर कहीं होगा तो सज्जन आदमी में है, ये बताने वाले। और जिस युग को हम सबसे बुरा युग कहते हैं, औरंगजेब का युग, जिसमें एक्सपोर्ट हमारा 26% था, उस युग में एक संत थे कबीर। उन्होंने उस वक्त बोला था कि काकर पाथर जोड़ के लय मस्जिद बनाए, का खुदा बहरा हो गया ता पर बैठ चिल्लाए। ये अगर आज कोई बोल के दिखा दे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस के जमाने में एक शायर ने बोला था कि उठ उठ के नमाजी मस्जिद से चले गए, दहशतगर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। आज कोई बोल के दिखा दे। तो हम पहले जमाने में अच्छे थे, ये 50-60 सालों में बहुत अच्छे थे हम। ये 5-10 सालों में हमारी मूर्खता प्रकट हो गई। अच्छा, धर्म को खराब करने का भी बहुत इंतजाम किया गया है ना, अलग अलग तरीकों से। देखिए, मैं तो एक बात समझता हूं कि धर्म, जो भी धर्म है, अगर वो सही रास्ते पर, बताता हूँ, ये धर्म का एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, छोटा सा किस्सा सुन लीजिए। आपको रामचरित्र मानस के बारे में पता होगा? बिल्कुल बिल्कुल। वो अवधि में लिख रहे थे, तुलसीदास जी अवधि में लिख रहे थे। ब्राह्मणों ने इनको अपने घर से, अपने एरिया से और मंदिर से भगा दिया था। रामचरित्र मानस मस्जिद में बैठ के लिखा गया है, क्योंकि संस्कृत में क्यों नहीं लिख रहा है, अवधि में क्यों लिख रहा है, उसको तुलसीदास को भगा दिया। और अभी रामायण के पाठ पढ़ के पाठ पे पाठ करके चल रहे हैं। ये वास्तविकता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, धर्म एक दूसरे को इंसानियत की बुनियाद पर जोड़ता हो, नफरत ना फैलाता हो, उस पे कोई भी अगर अपने धर्म पर चलना चाहता है तो उसे चले, लेकिन किसी दूसरे को खत्म करके या नफरत करके अगर सोचता है कि मैं ही ठीक हूं, ये सोच अच्छी नहीं है।
ये इंसानियत के खिलाफ। अच्छा अविनाश काकड़े जी, ये बताइए कि भारत के कुछ ऐसा सर्वे आया है जिसमें ये बताया गया है कि जो मिनिमम वेज है उसमें भारत की पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है। हालांकि हम बेरोजगारी और दूसरी मुश्किलात की रोज अक्सर बात करते हैं, लेकिन क्या कुछ है, हकीकत क्या है? हमारे मोदी जी तो विदेशों में जाके कह रहे हैं देश जो है वो ट्रिलियन से नीचे की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि जब मैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दूंगा और आगे भी चला जाऊंगा, और ये नहीं बताते कब बना दूंगा, लेकिन कहते हैं ट्रिलियन। आम आदमी को ट्रिलियन का हिंदी में ये भी पता नहीं है कि ट्रिलियन को हिंदी में क्या कहते हैं, अरब कहते हैं, खरब कहते हैं, क्या है? आम आदमी की क्या हाल है? आम आदमी का क्या हाल है? देखो, प्रबोधनकार ठाकरे नाम के एक थे, आप बाला साहब ठाकरे के पिताजी, ये उनकी किताब है। ये बोलते हैं मंदिरों का धर्म और धर्मों के मंदिर। इन्होंने साफ बता दिया है कि आपकी जो कुछ प्राथमिकताएं होगी वो प्राथमिकताएं पीछे चली जाएगी। आपकी रोजगार पीछे चले जाएंगे, आपकी इंडस्ट्री पीछे चली जाएगी, आपके स्वास्थ्य की सेवाएं पीछे चली जाएगी, आपका एजुकेशन सिस्टम पीछे चला जाएगा, वो सब तहस नहस हो जाएगा। रवीश कुमार अभी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि 10 साल नहीं संभल सकती, इतनी इकोनॉमी हमारी पीछे चली गई है, हमारा पूरा मिडिल क्लास का पूरा बजट बिगड़ गया है। मतलब 10 साल के पीछे जितने इकोनॉमी थी मिडिल क्लास की, आधा पेमेंट हो गया है सबका, इनकम जो है आधा हो गया है। और ये बाकी का सारा इनकम जो रेगुलर बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट इतना बता रहे हैं, आपके सेंसेक्स इतना बढ़ रहा है, वो सारा का सारा कुछ दुनिया के 5 चुनिंदे कंपनियों का बढ़ रहा है और भारत में भी 5 कंपनियों का ही बढ़ रहा है। ये जो पूरा वर्ल्ड वाइड ट्रेंड पैदा हुआ है, उसी के गिरफ्त में मोदी जी भी है। मोदी जी भी व्यक्तिगत फायदा और वो पूरे के पूरे माने जो ट्रेंड है लूटने वालों का, उनके साथ में ही चल रहे हैं। मोदी जी जो बोल सकते थे आम आदमी का साथ और आम आदमी का विकास और ये सब बातें खाली बातें थी। उन्होंने जब बोला, मेरे पास में मोदी जी के 40 झूठ है। सुनिए, मैं एक बात याद दिला दूं। अभी हरियाणा सरकार का एक कैड छपा जिसमें मोदी जी की बड़ी सी तस्वीर, उसमें आपको मैं याद दिला दूं दर्शकों को, शुरू में कहा गया सबका साथ सबका विश्वास, फिर उसके बाद तीसरा वर्ड जोड़ा गया सबका क्या था वो अविनाश जी? सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, सबका विश्वास। अब एक और ऐड कर दिया है, सबका क्या कहते हैं, नहीं सबका विनाश नहीं, लेकिन सबकी कोशिश, यानी जो वो हिंदी का एक वर्ड है, मैं इस वक्त ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन अब सबका प्रयास। अब जो है सरकार प्रयास पब्लिक पे डालने के लिए तैयारी कर ली। अब वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ करना आप ही को करना है। अब ये सबका प्रयास उन्होंने ऐड किया है। अब आप बताइए क्या है सबका प्रयास, क्यों ऐड किया है? भाई देखो, आपको एक बात बता देता हूं, द लाइज ऑफ द लामा, लाइज ऑफ लामा। आपने दलाई लामा सुना होगा। हमने देश ने वर्ल्ड को एक उपलब्धि दी है, द लाइज ऑफ लामा, एक नाम का नया लामा दिया है हमने। उसका फोटो आपको भेज दूंगा, आप चाहते होंगे तो उसमें डाल देना। इन्होंने इतने झूठ बोले, 40 झूठ है मेरे पास में। आपके पास समय नहीं है तो पूरे झूठ गिनवाता मैं। देखिए ये आप किसको कह रहे हैं, जरा थोड़ा सा बता दीजिए, फोटो तो लगा ही देंगे हम। हाँ, नहीं सरकार किसकी चल रही है? 2014 से झूठ कौन बोल रहा है? देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र झूठ बोल रही है। ये बताइए, सुनिए, मैं झूठ सुनूंगा। नवंबर 2018 को इस सरकार ने एक स्टेटमेंट निकाला, एक सैंपल करके बताता हूँ। 40 झूठ में एक झूठ बताता हूँ कि पहली सरकार ने 12 किलोमीटर रोज सड़क बनाई थी, हम ये सड़क 27 किलोमीटर बना रहे। सच्चाई ये है कि पहले सड़क 13.47 किलोमीटर बन रही थी, अब ये सड़क बन रही है 20.43 किलोमीटर। उन्होंने बताया था दुगने से ज्यादा बन रही है। अभी जो बोल रहा है वो कुछ प्रतिशत में बढ़ी है, मगर टोल 10 गुना बढ़ा है। और NHDC पर जो कर्जा है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पर जो कर्जा है, वो 14 गुना बढ़ गया है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई नहीं बताती है। तो इनके 40 झूठ पकड़े हैं। आपने अब से पहले बताया था कि कुछ सड़कें बेचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बाकायदा सरकार सड़कें बेच रही है,
पैसा निकालने के लिए। उन्होंने बोला था 15 अगस्त 2018 को एक स्टेटमेंट दिया था कि सिंचाई की आधुनिक व्यवस्था हमने कर दी। 99 सिंचाई की जो परियोजना बंद थी वो मोदी सरकार ने शुरू की। सच्चाई ये है कि कोई प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ था और आधुनिकीकरण चल रहा था सबका। और मतलब ये गुजरात के जब मुख्यमंत्री तो इनका काल था, तो कल्पसर परियोजना जिसका स्टोन रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उस पे एक ईंट भी मोदी जी ने नहीं चढ़ाई। ये डेवलपमेंट की बात करते हैं। खैर, मैं वेजेस की ये कभी आप मौका दोगे तो मैं 40 झूठ गिना दूंगा। अरे साहब, हम जरूर गिनवाएंगे। हमें तो इस बात का इंतजार था कि जिस तरह से अमेरिका में वॉशिंगटन पोस्ट ने हर महीने डोनाल्ड ट्रंप के झूठ गिनवाए, और बाकायदा ऐसा था कि जैसे मीटर चल रहा हो, हर महीने वो 21-22 तारीख को रेगुलर छापते थे। हमारे यहाँ तो भारत में कोई ऐसा मीडिया रहा ही नहीं जो उन झूठों को बाकायदा मैं बोलने को तैयार हूँ। आप अगर मौका दो तो मैं बोलने को तैयार हूँ। मेरे पास 40-44 झूठ आज तैयार है विद प्रूफ। पहला झूठ विद डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ कि हम जो बोल रहे हैं विश्व गुरु बन रहे हैं, हमारे यहाँ रोजगार बढ़ रहे हैं, अब बाहर के लोग हमारे यहाँ रोजगार करने आ रहे हैं। मंथली मिनिमम वेज का ये स्टैटिस्टिक पेपर मेरे पास में, आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। आप देख लीजिए, लग्जमबर्ग सबसे ज्यादा है 2114 पाउंड, 2140 पाउंड। ऑस्ट्रेलिया 2022 पाउंड। इसमें भारत का नंबर है 65, जो 95 पाउंड। एक महीने में इतनी आमदनी वहां के लोगों को है। हाँ, उसमें लग्जमबर्ग की आमदनी है 2140 पाउंड, ऑस्ट्रेलिया की 2022 पाउंड, नीदरलैंड की 1800। ये इतने से देश है, इतने छोटे छोटे। न्यूजीलैंड की 1866 पाउंड, आइसलैंड की है 1753 पाउंड, यूके की है 1705 पाउंड, जर्मनी की 1594 पाउंड, यूएसए की भारत की बता दीजिए। भारत की 65वें नंबर पर है। पाकिस्तान की है 111 पाउंड और भारत की है 95 पाउंड मात्र। हमारे पीछे दो ही देश हैं, उज्बेकिस्तान और नाइजीरिया, और हम विश्व गुरु बन रहे हैं। ये देखिए, ये है हकीकत। देखिए, अंधभक्तों को जिन्हें पेशाब पीने के लिए और गोबर खाने के लिए भी तैयार कर लिया है, वो समझें। देखिए, मैं इस बात को इसलिए याद दिलाता हूं कि दिमाग को बिल्कुल जब इस्तेमाल करने काबिल ही ना छोड़ा जाए, ऐसा अंधभक्त बना दिया जाए कि लोग पेशाब पीने के लिए तैयार हो जाएं और गोबर खाने के लिए तैयार हो जाएं। उनकी आंखें खोलने के लिए ये बहुत अहम है कि पेशाब को पवित्र कार्य समझाया जाए, शुद्धिकरण का कार्य समझाया जाए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। महाराज ने बोला है कि अगर गोमूत्र और गोमाय अगर पवित्र है तो फिर आदमी क्या है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहरहाल आज हम यही प्रोग्राम रोक रहे हैं क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। सोशल मीडिया में लिमिटेशंस होती है। अविनाश काकड़े जी से 2-1 हफ्ते के गैप के बाद में बात हुई है। आइंदा भी हम हर मंडे को उनसे बात करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।